हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन आपने अक्सर बायोलॉजी में सुना होगा इस वर्ड को। तो आज हम लोग जानेंगे नेफ्रॉन क्या होता है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेफ्रॉन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। यहाँ स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। स्टूडेंट्स बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छे से समझें। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब की जो किडनी होती है वो जिन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनी होती है उस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, हम सब की किडनी फंक्शनली और स्ट्रक्चरली जिस स्ट्रक्चर से बनी होती है उसको ही नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी किडनी की यूनिट है। ठीक है, सिंपली ये क्या है, हमारी किडनी की यूनिट है और ये कुछ नहीं है। तो जब भी आपको नेफ्रॉन वर्ड सुनने को मिलता है तो आपको तुरंत एक्सक्रीटरी सिस्टम याद आना चाहिए, आपको किडनी का स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है जो आज हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन, ये दरअसल कहाँ पे होता है? किडनी के अंदर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो एक लाइन में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये हो गई कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी ये हमारी किडनी को बनाता है। हमारी किडनी किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन्स की बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको डायग्राम में इस चीज़ को दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पर किडनी बनी हुई है और इस किडनी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस किडनी में आपको कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स? यहाँ पर इस किडनी में आपको ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट आप ध्यान दीजिए, ये जो आउटर पार्ट किडनी का है, इस आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और ये जो आपको कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अंदर, ठीक है ना, ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है मेड्यूला। क्या बोला जाता है? मेड्यूला। ये सब क्या है? मेड्यूला है। ठीक है, ये सारा मेड्यूला है और ये सारा जो ऊपर है, यानी कि ये जो यहाँ वाला पार्ट है इसका outer peripheral part, this peripheral part is called cortex, while the innermost part or central part is called medulla। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किडनी में दरअसल दो पार्ट होते हैं। एक उसका जो इंटरनल या उसका सेंट्रल पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग मेड्यूला कहते हैं। और जो आउटर पार्ट होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स ना, तो इन मेडुला और कॉर्टेक्स, इन दोनों पार्ट्स में ही नेफ्रॉन जो है वो अरेंज होती है, नेफ्रॉन स्कैटर्ड होता है। नेफ्रॉन जो है उसकी पोजीशन यहीं पर है। कहाँ पर? कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों पार्ट में। ठीक है, इस फिगर में नेफ्रॉन कहाँ पर होगा? इस फिगर में नेफ्रॉन यहाँ पर होगा। ठीक है ना, यानी उसका कुछ पार्ट जो होगा वो कॉर्टेक्स में होगा और कुछ बॉडी का पार्ट उसका जो है वो कहाँ होगा? मेड्यूला में होगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझेंगे, मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये एक किडनी का क्या है? एक मेड्यूला है, या एक किडनी का क्या है? एक सेक्शन है। ठीक है ना, इस सेक्शन को देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि दिस पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला while this part is called cortex। ओके, तो इस किडनी के दो पार्ट हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। अब आप इसमें नेफ्रॉन को देख रहे हैं। कहाँ है नेफ्रॉन? आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो लंबी लंबी पतली पतली ट्यूब्स हैं, यही नेफ्रॉन है, इन्हीं को नेफ्रॉन्स कहा जाता है। अब आप इस नेफ्रॉन की पोजीशन देखिए, इस किडनी के अंदर क्या है? पोजीशन ये है कि इस नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट वो कहाँ पर है? वो है मेड्यूला में, और आधा पार्ट जो उस नेफ्रॉन का है वो कहाँ पर है? वो दरअसल कहाँ पे? वो है कॉर्टेक्स में। ठीक है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स व्हाइल दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये जो रेड वाला पार्ट है ये मेड्यूला है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है? कॉर्टेक्स है किडनी का। तो नेफ्रॉन का आधा हिस्सा कॉर्टेक्स में है और आधा हिस्सा कहाँ पर है? मेड्यूला में है। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको दिख रहा है नेफ्रॉन का आधा हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स में है और आधा हिस्सा जो है वो कहाँ पर है?
मेडुला में है। ओके स्टूडेंट्स ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किडनी में नेफ्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर है, लेकिन ऐसे कितने नेफ्रॉन किडनी में होते हैं, ऐसे कितने नेफ्रॉन टोटल किडनी में होते हैं, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे टोटल जो है अबाउट 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, ठीक है ना। तो टोटल ईच ह्यूमन किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो क्योंकि हम इंसानों में 1 पेयर किडनी होती है, तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स अप्रॉक्सीमेट पाए जाते हैं। तो हमारी दोनों किडनी मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन्स यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन्स जो हैं टोटल हमारी किडनी में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ नेफ्रॉन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी किडनी के अंदर टोटल नेफ्रॉन की जो नंबर्स हैं वो हैं अबाउट 2 मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि नेफ्रॉन्स होते क्या हैं। तो नेफ्रॉन्स आर सिंपली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स आर दैट ईच ह्यूमन किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एंड टोटल 2 किडनी ऑफ ह्यूमन बॉडी, so that total number of nephron is about 2 million। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपको अगर इस वीडियो को किसी भी तरह से सुनने में या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो को देखने में, तो आप इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा के वीडियो को हाई क्वालिटी में देखें, आपको सारा कुछ दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का स्टडी करते हैं। नेफ्रॉन्स को ही यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। तो एक नई चीज़ आपको मैं बताऊं, नेफ्रॉन्स आर आल्सो नोन एज व्हाट, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेफ्रॉन जो कि किडनी की यूनिट होती है, उसका एक दूसरा नाम क्या हो गया, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो नेफ्रॉन है जिसको हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर बेसिकली जो है 2 तरह की चीज़ें होती हैं। यानी नेफ्रॉन के अंदर मेनली 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो होती है उसको आप बोलते हो मैल्पिघियन कार्पसेल्स। ओके, तो द फर्स्ट थिंग विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द नेफ्रॉन इज कॉल्ड, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड मैल्पिघियन कार्पसेल्स। ओके, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। तो हमारे नेफ्रॉन के अंदर टोटल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, वो टोटल स्ट्रक्चर्स हमारे नेफ्रॉन में 2 चीज़ें हैं। एक तो है मैल्पिघियन कार्पसेल्स और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट्स, तो मैल्पिघियन कार्पसेल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। अब स्टूडेंट्स मैं इसको पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहा हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ क्या कि मैल्पिघियन कार्पसेल्स। ओके, तो नेफ्रॉन हमारा बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहली चीज़ क्या मैंने अभी आपको बताया, मैंने बताया मैल्पिघियन कार्पसेल्स। ओके, मैल्पिघियन कार्पसेल्स, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ कॉल्ड ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। तो हमारे नेफ्रॉन में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मैल्पिघियन कार्पसेल और दूसरा क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। तो स्टूडेंट्स अब ये मैल्पिघियन कार्पसेल्स क्या हैं और रीनल ट्यूब्यूल्स क्या हैं, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैल्पिघियन कार्पसेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है मैल्पिघियन कार्पसेल्स आर आल्सो नोन एज रीनल कार्पसेल्स यहाँ पे। और इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमन कैप्सूल। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल्स। तो स्टूडेंट्स ये होते क्या हैं ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल्स, इसको जानने के लिए हम लोग इसका फिगर देखते हैं। ओके, तो फिगर कैसे होगा स्टूडेंट्स, इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आपको दिखाई देगा क्या चीज़, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ओके, कहाँ पे दिखाई देगा, ये जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर आपको कुछ रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो रेड कलर के हैं ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो दीज ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे आपको रेड कलर की दिखाई दे रही हैं इस डायग्राम में, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स आपको ये दिखाई दे रही हैं रेड कलर की,
इन ब्लड वेसल्स के टफ्ट को यानी इनके गुच्छे को ही कहा जाता है ग्लोमेरुलस। आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस दरअसल क्या है? टफ्ट ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स का जो एक गुच्छा है उसको ही क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। बहुत ही आसान है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको यहाँ पर एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक प्याले जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। आपको इस डायग्राम में एक प्याले जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा और उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस वन, ठीक है ना। जो ये स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल क्या है? एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स का टफ्ट मिलेगा। इट मीन्स कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा मिलेगा और उसी को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो अगर हम कंबाइंडली बोलें तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर किसको किसको? ये जो ग्लोमेरुलस है अंदर यानी कि जो ब्लड वेसल्स की टफ्ट है वो, और ये जिस बाउल लाइक स्ट्रक्चर में बंद हैं, जो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में बंद हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल। क्योंकि इसकी खोज जो है, इसकी डिस्कवरी जो है, बोमन नाम के साइंटिस्ट ने इसको देखा था या इसके बारे में रिपोर्ट किया था सबसे पहले, ठीक है। इसीलिए इसका नाम बोमन कैप्सूल रखा गया। तो बोमन कैप्सूल एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स का टफ्ट है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो ग्लोमेरुलस। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्लोमेरुलस और उसका जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है यानी कि बोमन कैप्सूल, तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हो? आप इन दोनों को मिलाकर बोलते हो क्या? मैलपिघियन कार्प सेल्स। ओके, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हो? मैलपिघियन कार्प सेल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज मैलपिघियन कार्प सेल्स। मैलपिघियन कार्प सेल्स दरअसल जो है हम किसको बोलते हैं? हम मैलपिघियन कार्प सेल्स बोलते हैं किसको? ये हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस प्लस किसको? बोमन कैप्सूल को। मैंने डायग्राम में आपको दिखाया ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, ठीक है। बोमन कैप्सूल दोनों का डायग्राम मैंने आपको दिखाया। तो ग्लोमेरुलस जो कि ब्लड वेसल्स का टफ्ट है, ठीक है ना, जो ब्लड वेसल्स का टफ्ट था, ये ब्लड वेसल्स सारी, और उसके बाद जो है आपका ये जिस बाउल लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से बंद है, उस बाउल लाइक स्ट्रक्चर को आपने क्या देखा था फिगर में? इसको क्या बोला था? इसको आपने बोला था बोमन कैप्सूल। ओके स्टूडेंट्स ना, तो ये इस तरह से फिगर होता है इसका, जिसमें ग्लोमेरुलस होता है और ग्लोमेरुलस इस तरह से उसकी दो ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, और वो जिस बाउल लाइक स्ट्रक्चर में बंद होती हैं, जिस बाउल लाइक स्ट्रक्चर से होकर वो गुजरती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो बोमन कैप्सूल, और ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। ओके स्टूडेंट्स ना, तो ओवरऑल ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हो? आप इन दोनों को मिलाकर बोलते हो, आप उनको बोलते हो मैलपिघियन कार्प सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, मैलपिघियन कार्प सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो दोनों ब्लड वेसल्स हैं, यानी ये जो नीचे आप देख रहे हो डायग्राम में, मैं इसको दोबारा से डिलीट करके आपको साफ साफ बना के दिखा देता हूँ। आप देखिए, मैंने आपको बताया कि इस तरह से ब्लड वेसल्स का एक टफ्ट होता है जो गुजरता है, ठीक है, और वो किन से होकर गुजरता है? वो एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर से होकर गुजरता है, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस ये जो टफ्ट है यानी कि जो ये ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में से ये वाली जो ब्लड वेसल्स है, इससे ब्लड आता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अफरेंट। क्या बोलते हैं? अफरेंट वेसल्स। और इससे ब्लड बाहर जाता है, तो इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो इफरेंट। क्या बोला जाएगा? इफरेंट। जिससे ब्लड आएगा किडनी में या नेफ्रॉन में, उस वाली वेसल्स को अफरेंट कहा जाएगा, और जिससे ब्लड जाएगा उस वाली वेसल्स को क्या बोलेंगे? इफरेंट बोलेंगे। ये ब्लड आ क्यों रहा है और जा क्यों रहा है, ये मैं अभी इस वीडियो में नहीं आपको बताऊंगा, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम
फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ेंगे या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तब मैं इस चीज़ को बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स ना। तो ये जो टफ्ट था ब्लड वेसल्स का, जिसको आप बोलते थे ग्लोमेरुलस, उसमें एक जो ब्लड वेसल जो इंटर करती है बोमन कैप्सूल में, ये वाली, ये ब्लड वेसल्स अफरेंट कहलाती है। और जो उसका एक दूसरा छोर जो बाहर निकलता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो इफरेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल और अफरेंट आर्ट्रियोल। तो अफरेंट आर्ट्रियोल इंटर करती है और इफरेंट जो है वो अब ब्लड को बाहर लेकर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। स्टूडेंट्स, अब हम लोग वापस बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो है और क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैल्पिघियन कार्पेसल के बाद अगली चीज़ जो आती है वो है रीनल ट्यूब्यूल। क्या होती हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, कुछ ट्यूब्स होती हैं, वो टोटल 3 होती हैं, 3 होती हैं। नंबर 1 प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नंबर 2 लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले लूप, एंड नंबर 3 इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट्स ना, तो इसमें तीन चीज़ें रीनल ट्यूब्यूल की फॉर्म में जो है काम करती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो, अभी मैंने बताया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो रीनल ट्यूब्यूल्स ये टोटल 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल convoluted tubule. Okay, this is number 1. Number 2 is called loop of Henle, और नंबर 3 is called distal यानी दूर वाली convoluted tubule। ठीक है ना, तो 3 तरह की ट्यूब्यूल हैं, प्रॉक्सिमल, हेनले लूप और तीसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ओवरऑल जब आप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ते हो तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको जो टोटल, अब आप इसका फिगर देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का, तो वो स्टूडेंट्स इस तरह से बनेगा। उसमें आपको क्या दिखाई देगा? उसमें आपको दिखाई देगा कि इस तरह से एक अफरेंट आर्ट्रियोल आएगी और ये ग्लोमेरुलस और ये निकल जाएगी, यानी इफरेंट आर्ट्रियोल की फॉर्म में। उसके बाद आप क्या देखते हो कि ये एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इस बाउल लाइक स्ट्रक्चर का अभी मैंने आपको नाम दिखाया था, बोमन कैप्सूल। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो इस तरह से ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, इसी ट्यूब को कहा जाएगा क्या? इसको आप बोलोगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आगे चलकर थोड़ा सा इस तरह से घूमेगी, यानी यू का शेप बनाते हुए इस तरह से ये क्या होगी? टर्न होगी। ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हुआ यू के शेप का, इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो हेनले इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड दिस स्ट्रक्चर। तो इसलिए इस लूप लाइक स्ट्रक्चर का, क्योंकि ये मुड़ा हुआ यू के शेप का, इसलिए इसको लूप बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस ट्यूब को क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। इसमें भी 2 चीज़ें, एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे चलकर अब क्या होगा? अब लूप ऑफ हेनले के बाद अब वापस से ये इस तरह से फिर से ये एक ट्यूब्यूल बनेगी। ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये हो गया। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद आगे चलकर ये अब फर्दर ये आगे जाकर कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी, उसमें ये खुल जाएगा। यानी ओवरऑल ये जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, यही है नेफ्रॉन। इसी डायग्राम को आप क्या नाम देते हो? नेफ्रॉन नाम देते हो। तो नेफ्रॉन में आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं एकदम ऊपर से। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स को, इसको आप बोलते हो अफरेंट वेसल्स या अफरेंट आर्ट्रियोल, और इसको बोलते हो इफरेंट आर्ट्रियोल।
और ये ब्लड वेसल्स का जो एक टफ्ट है, दिस टफ्ट इज कॉल्ड क्या, ग्लोमेरुलस। ओके, और ये जो एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, इस बाउल लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, बोमन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। उसके बाद डक्ट्स चालू होती हैं। उसके बाद पहली डक्ट आती है कौन सी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट। फिर आप जो ये यू के शेप का स्ट्रक्चर देखते हो, इस यू के शेप के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, लूप ऑफ हेनले कहते हो। फिर आगे चलकर ये फिर से कुछ डक्ट्स आती हैं, इसको आप क्या बोलते हो, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल क्यों कहलाता है, क्योंकि ये बोमन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस जो है या बोमन कैप्सूल से जुड़ी हुई डक्ट है, तो इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कहा जाता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद लास्ट में लास्ट छोर जो है, दूर वाली डक्ट जो है, उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो आगे चलकर किडनी में कलेक्टिंग डक्ट्स में जाकर क्या होती हैं, खुलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है इस डायग्राम में कि जो किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन्स हैं, और नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो है मेल्पिगियन कार्सेल्स, जिसमें आते हैं कौन कौन, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। और दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, यानी नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो तीन होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट्स, तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अब इस डायग्राम में आप इस चीज़ को पूरा देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये वाला पार्ट, दिस इज़ द क्या, दिस इज़ द एग्रीगेशन ऑफ बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ब्लड वेसल्स का टफ्ट जो है वो ग्लोमेरुलस है, और वो जिस बाउल लाइक स्ट्रक्चर से होकर गुजर रहा है उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। और ये जो टफ्ट है ब्लड वेसल्स की, इसमें से एक जो ब्लड वेसल का छोर है जिसके थ्रू ब्लड आता है इसके अंदर, उसको अफरेंट कहा जाएगा। और दूसरा जो छोर ब्लड वेसल का जो निकल रहा है बोमन कैप्सूल में से, उसको इफरेंट कहा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, बोमन कैप्सूल के बाद फिर आपको ये जो दिख रहा है, ये जो मुड़ी हुई डक्ट दिख रही है, इसी को आप क्या बोलते हो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हो। ठीक है, फिर आप स्टूडेंट्स इस जगह को गौर दो, यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यू के आकार की डक्ट दिखाई दे रही है। तो ये जो यू के आकार की डक्ट है, इस यू के शेप की डक्ट को ही आप क्या बोलते हो, लूप ऑफ हेनले बोलते हो, लूप ऑफ हेनले। ठीक है ना, और इस लूप ऑफ हेनले में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने अभी बोला था डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब ये वाली जो है, दिस लिम्ब इज कॉल्ड डिसेंडिंग, और ये जो ऊपर चढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल ये हो गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद आगे का जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये वाला पार्ट जो काफ़ी लंबा है, इसको आप बोलते हो डिसेंडिंग या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट्स ना, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेनले लूप एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियो की नोट मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इस वीडियो की, इस लेक्चर की पूरी नोट्स वो लेकर अपनी नोटबुक में राउट डाउन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो हेनले लूप है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत होती है इस यहाँ से। ठीक है ना, तो दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। उसके बाद अब आती हैं ट्यूब्स, तो डक्ट्स आती हैं। तो ये जो डक्ट है इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट्स कहते हैं। फिर ये जो यू के शेप की डक्ट है इसको आप हेनले लूप कहते हो। इसमें भी आपका एक डिसेंडिंग लिम्फ है और एक असेंडिंग लिम्फ है। उसके बाद आगे की जो डक्ट है, ये जो काफ़ी मुड़ी हुई है, इसको आप डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हो। जो आगे चलकर आप इस डायग्राम में देखोगे कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे चलकर एक मोटी डक्ट में खुलती है, जुड़ती है, जिसको आप क्या बोलते हो, इस मोटी डक्ट को बोलते हो कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, तो दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में ऐसी बहुत सारी जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आकर ज्वाइंट होती हैं। आप जैसे यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हो, एक यहाँ पे ज्वाइंट हुई है, एक यहाँ पे हो रही है, 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 यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे जो है एक कलेक्टिंग डक्ट जो होती है उसमें सारे जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी जो
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है वो आकर ज्वाइंट होता है। तो इस तरह से जो भी यूरिन इसमें बनता है, यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर यूरिन बनता है। ओके, यहाँ पर यूरिन बनता है। कहाँ पर, इस पूरे नेफ्रॉन के अंदर क्या बनता है, यूरिन बनता है। और वो जो यूरिन बनता है वो यूरिन जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँच जाता है, जो आगे चलकर फिर किडनी से बाहर की तरफ यूरिन को पास करती है, यानी ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालने का आगे का पैसेज बनाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये नेफ्रॉन क्या है। बिल्कुल ही आसान है, कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को देखते हुए आप नोट्स भी बना सकते हैं अपनी रफ पे, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने नेफ्रॉन के बारे में क्या सारी बातें बताई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप सबके रिप्लाई करने के लिए, आप सबको आंसर करने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।